तो हमने पूरी तरह से ये चालान भर के प्रिपेयर कर दिया। अब इस चालान को डिपॉजिट करने हैं, लेकिन ये चालान कब डिपॉजिट करने हैं? यह चालान ड्यू डेट से पहले पहले डिपॉजिट करने हैं। अब बात करते हैं कि ड्यू डेट क्या होगी। वो ड्यू डेट की मतलब ड्यू डेट का मतलब है कि अंतिम तारीख क्या होगा, जिससे पहले ताकि हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट ना आए, पेनाल्टी ना आए, मतलब मैं डिले ना हूँ, तो वो अंतिम तारीख क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन केस ऑफ कंपनी के केस में जो TDS का जो जमा करना होता है वो मंथली जमा करना होता है। तो उस मंथ का अगले महीना, मतलब जो मंथ का ट्रांजेक्शन उसके अगले महीने के 7 तारीख इज द लास्ट डेट फॉर द डिपॉजिट ऑफ द TDS, मतलब ड्यू डेट होगी 7 तारीख, ठीक है। और इन केस ऑफ मंथ ऑफ मार्च की बात कर लेते हैं, तो इन मंथ ऑफ मार्च में क्या होता है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया, और आपका वो जो डेट है वो आपको 30 अप्रैल इसमें कर दिया गया है। और जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ले लो, अगर आपका अप्रैल का ट्रांजैक्शन हुआ है पूरे मंथ में, तो आपको अप टू 7th ऑफ द मे आपको डिपॉजिट करने हैं। इन केस आप अगर मे है तो 7th ऑफ द जून हो जाएगा, जून है तो अगर मंथ ऑफ जून का ट्रांजैक्शन तो अप टू 7th ऑफ द जुलाई जमा करना हो, और अगर आपका मार्च है तो मार्च के केस में 30 अप्रैल आपको जमा करने हैं। ये तो बात रही इन केस ऑफ कंपनी। बट अगर अदर देन कंपनी है, अगर आप कंपनी नहीं हो तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर देखो डेट तो वही है, 7 तारीख ही है, बट सिंस आपका जो फ्लो होगा वो आपको क्वार्टरली जमा करना होता है, इसलिए उस क्वार्टर के जो भी अगला महीना आएगा उस क्वार्टर के अगले महीने के 7 तारीख होगा, और बैलेंस वही है। यानी कि इनके सब मंथ ऑफ मार्च के केस में भी इसमें भी 30 अप्रैल ही मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्वार्टर बना लेते हैं। अप्रैल से जून हमारा पहला क्वार्टर, तो इसका 7 तारीख का जुलाई का होगा। जुलाई से सितंबर सेकेंड क्वार्टर, तो इसका 7 अक्टूबर होगा, लास्ट डेट होगा ड्यू डेट। अक्टूबर से दिसंबर हमारा थर्ड क्वार्टर, इसका 7 जनवरी हो गया। जनवरी से मार्च हमारा फोर्थ क्वार्टर, लेकिन इसका 7 तारीख नहीं होगा, इसका 30 अप्रैल होगा। तो ये रहा ड्यू डेट, जिसके अंदर आपको वो जो चालान मैंने आपको भर के दिखाया है पिछले लेक्चर में, उसको आप इस डेट से पहले पहले आपको या इस डेट तक आपको जमा कराने होते हैं, ठीक है। अब जमा करा दिए तो क्या आपका काम खत्म हो जाता है यहाँ पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका काम अभी नहीं खत्म नहीं होता है भाई। इसके बाद आपने जमा कराया है, लेकिन ये कैसे मालूम? ये तो एक मुश्त अमाउंट जमा करा दिया ना टोटल निकाल के, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे मालूम चलेगा कि ये किसका है? तो इसके लिए आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न के अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आपको कि ये जो अमाउंट मैंने आपको अकाउंट में जमा कराया है, 10,000 20 लाख जो भी आपका TDS अमाउंट बनता है, वो किस किस लोगों का है, किन किन लोगों का है, यानी कि हर एक उसके लिए आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत होगी। और रिटर्न कब तक भरेंगे दोस्तों? रिटर्न भरने की जो डेट होगी वो आपकी, देखिए रिटर्न भरने की डेट कॉमन है, वाली बात तो बता दूं, क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे चाहे कोई भी आदमी हो, ठीक है। तो क्वार्टर अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक का पहला क्वार्टर है तो 31 जुलाई 2000, अगर इस फाइनेंशियल की बात करते हैं तो 2016 आपका होगा, ठीक है। 31 जुलाई मतलब 31 तारीख बात कर लो, कहानी खत्म करो। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर है तो 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर है तो 31 जनवरी, फोर्थ क्वार्टर है तो 31 मई। यहाँ पर मई है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 30 तारीख तक तो आपका ड्यू डेट है, इसीलिए यहाँ पे 30 अप्रैल तक जो ड्यू डेट है तो 31 मई यहाँ पे आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट। अब रिटर्न फाइलिंग के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रिटर्न फाइलिंग आप प्रैक्टिकली बिल्कुल देखना चाहेंगे ना साथ में, तो प्रैक्टिकली के लिए मैं आपको रेफर करूँगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूँ कि ये जो है एक लिंक है जिसके थ्रू आप यहाँ पे यूट्यूब पर टाइप कर सकते हो TDS रिटर्न RPU, ये तो डेफिनेटली एक आ जाएगा TDS रिटर्न RPU, आप टाइप करो। ये हमारा लिंक है, मैं आपको क्लिक करके भी दिखा दे रहा हूँ। सॉरी ये लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है, बट मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूँगा इस लिंक को, और आप यहाँ से रिटर्न का पूरा ये डिटेल मैंने इसमें आपको प्रैक्टिकली करके भर के दिखाया है RPU की सहायता से, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि डिपार्टमेंट ने हमारा इशू किया है, और इसकी सहायता से हम रिटर्न अपना भरते हैं, ठीक है। अगर आप पेड सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये रिटर्न भरने का एक सॉफ्टवेयर है, ये पूरा डिटेल इसमें 2 लेक्चर ये मैं कवर किया हूँ कि कैसे आप TDS रिटर्न भरोगे, तो ये इसको आप यहाँ रेफर कर दो। अब बात करते हैं TDS रिटर्न आपने भर दिया, तो इसके बाद आपकी लायबिलिटी भी अभी भी नहीं खत्म हुई। अब उसके बाद आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं। अब TDS सर्टिफिकेट क्या होते हैं? फॉर्म 16, 16A, 16B, अदर केसों में ये आपको ये TDS सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रेसेस पे जाके लॉगिन करके आपको इसको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, देन उसके बाद जनरेट करना पड़ेगा, और जनरेट करके आपने जिसका TDS जो काटा है, जैसे अगर इन केस आप एम्प्लॉय के केस में फॉर्म 16 उसके केस में आप उसको सेंड करना होता है, और ये विदिन 15 दिन के अंदर आपको डाउनलोड करके भेजना होता है। ध्यान रखिएगा 15 दिन के अंदर डाउनलोड मतलब करना ही करना होता है आपको रिटर्न डेट से, तो इसको ध्यान रखेंगे आप।
और आपको ये जो मैंने बताया कि जो अगर एम्प्लॉय का आपने टीडीएस काटा है तो फॉर्म 16 मिलेगा उसको, अदर देन एम्प्लॉय का काटा है तो उसको 16A मिलेगा, और इन केस ऑफ प्रॉपर्टी के केस में आपने लेन देन किया है तो उस केस में 16B इशू किया जाएगा। ठीक है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पर बताया हूँ कि ये मैंडेटरी है इशू करना टैक्स पेयर को, जो भी टीडीएस काट रहा है। ये सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। फॉर्म 16, 16 या 16 में ये जो होते हैं इसको टीडीएस सर्टिफिकेट बोला जाता है। ठीक है, और इसमें आपको पूरा डिटेल होता है, जैसे कि अगर आप एम्प्लॉय हो, अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉय अगर की बात कर लेता हूँ तो इसमें होता है कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना इतना टीडीएस काटा, उसका ये आपका प्रूफ है, और आप अपना रिटर्न भरोगे तो उसमें से आप माइनस कर लेना। ठीक है, अभी आगे मैं बताता हूँ कैसे। अब ये हो गया। अब फॉर्म 16B मैंने बताया कि 16B टीडीएस सर्टिफिकेट ये भी होता है जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टीडीएस आप बायर ने डिपॉजिट किया है तो वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ बायर ने टीडीएस डिपॉजिट कर दिया, उसका सर्टिफिकेट ले ले सेलर, तो वो 16B उसके लिए होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो 26A भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यह एक स्टेटमेंट है कह सकते हो कि जिसके अंदर जिस व्यक्ति ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है पूरा का पूरा सब कुछ इसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो वो तो एक फॉर्म हो गया ना कि देखो टीडीएस फॉर्म 16 वो एक फॉर्म हो गया जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, लेकिन 26A में एक स्टेटमेंट है जिसमें हो सकता है आपका 1000 लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो और 1000 लोग भी टीडीएस काट रहे हो, तो 1000 लोगों का टीडीएस काटने होगा तो वो पूरा का पूरा सभी लोगों का इस स्टेटमेंट के अंदर वो शो करता है। ये मैं आप लोगों को ऑनलाइन दिखा दूंगा। ठीक है, कि कैसे इसको आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट में 15 दिन के अंदर फॉर्म 16A इशू आपको इशू करना होता है, यानी कि हर क्वार्टर का जो भी आपने फाइल कर दिया 31 तारीख को उसको 15 दिन के अंदर आपको ये इशू कर देना है। ठीक है, ये एक मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिया है कि देख लो इस टाइप का फॉर्म 16 और 16A होता है, तो इसको आप एक बार रिव्यू कर लो। देन इसके बाद हम आते हैं कि फाइनली रिटर्न। अब यहाँ के बाद आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, आपका टीडीएस का एक पार्ट खत्म होता है। अब क्या होता है, रिटर्न के पोर्शन आता है। हम क्या करते हैं, रिटर्न भरते हैं अपने जो भी हमारा इनको बेसिस बनाते हुए 16 या 16B जो 26A में जो भी हमारा टैक्स होता है उसको हम क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, फाइनली वी कैलकुलेट द इनकम ऑब्लिक लॉसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, पूरे साल की जो हमारी होती है फाइनेंशियल ईयर का इनकम या लॉस जो भी अपना इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अपने असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग, और देन उसका पूरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, और उसमें से ये जो भी हमारा 26A में आ रहा होता है या जो भी हमारा फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट में जितना अमाउंट है या ये कहें 26A में टोटल होता है, वही टोटल अमाउंट का क्रेडिट माइनस कर देते हैं, और जो बैलेंस अगर बचता है इसके बावजूद भी तो वो बैलेंस हम टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देते हैं, और देन इसके बाद हमारा रिटर्न फाइनल हो जाता है। और फाइनल हम रिटर्न कैसे भरते हैं, रिटर्न के लिए हमारा अलग से सेशन है, उसको देखिएगा। अब अगर आप मतलब आपके सैलरी इम्प्लाइड है और आपके पास सैलरी है और एक घर है तो ITR 1 भरते हैं। इस प्रकार 2 के लिए अलग कंडीशन, 3, 4, 5 आपका हो गया पार्टनरशिप के लिए, 6 कंपनी के लिए, 7 NGO के लिए हो गया। तो इस प्रकार अलग अलग रिटर्न्स अलग अलग टाइप के लोगों के लिए बनाया गया है, और ये पूरा सेशन इस प्रकार ये कवर करता है। रिटर्न के लिए मैं आपको अगला सेशन में कवर कराऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी एक तरह से खत्म होती है, लेकिन लाइबिलिटी ऐसी बात नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। हो सकता है डिफ़ॉल्ट हो जाए कहीं पे तो भी आपको रिटर्न रिवाइज करना पड़ सकता है, वो अलग चीज़ है, मैं आपको उसको भी अलग आपको दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट सेशन फॉर द TDS। आपको ये लेक्चर हमारा कैसा लगा, अपना सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हमको कमेंट कीजिए, अपना क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, या हमारे जो भी हमारा CA ट्रेनिंग हब सेंटर की जो वेबसाइट है या हमारे GST हब इंडिया की जो साइट है उस पर भी आप विजिट करके अपना कमेंट दे सकते हैं। लेकिन स्पेशली GST हब इंडिया GST के लिए बनाया गया है, तो मैं आप कोशिश कीजिएगा उस वेबसाइट पर ना जाकर हमारे जो हमारा मेन वेबसाइट है स्पेशली इसके लिए जो CA ट्रेनिंग हब .com करके है उस पर विजिट करिए। GSTHubIndia.com जो है स्पेशली GST के लिए है, और आप अपना कमेंट देते रहिए ताकि हम जान सके कि ये कितने लोग के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, धन्यवाद देखने के लिए।